उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुसुम राणा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने किया भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण। साथ ही सीएम योगी ने अलकनंदा होटल की चाबी सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली पहुंची केदारनाथ धाम। कल सुबह 6:25 पर खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा की। 9 मई को मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचकर करेंगे नामांकन। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन में जुटी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी में ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके उत्पादों के लिए जानकारी और उनकी समस्याएं भी सुनी। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिक को नहीं मिल पाया अभी तक सम्मान। शहीद के भाई ने प्रधानमंत्री से शहीद को सम्मान दिलाने की लगाई गुहार। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सहित हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या आपसी बातचीत और संवाद के जरिए समाधान किया जाएगा। दूसरी सरकारों को निशाने पर रखते हुए उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से ये मामला संवाद के जरिए नहीं सुलझाया गया था, इसे उलझाकर रखा गया है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर 2017 में बेहद तीखी टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा था उसमें 95% मामलों का समाधान निकाल दिया गया है और जल्द ही बाकी विवादों का भी मिलकर समाधान निकाला जाएगा। पर्यटक आवास गृह के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब के बीच में बड़ा परम सौभाग्य है कि पिछले 3 दिनों से जो इस धरती में जिन्होंने जन्म लिया और आज संपूर्ण भारत जिनकी कर्मभूमि बन चुकी है, ऐसे पूज्य संत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बहुत ही मैं कहूं कि 2 प्रदेशों के बीच में जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आपने देखा होगा, एक का लोकार्पण हुआ और पूज्य महाराज जी के द्वारा मुझे चाबी अलकनंदा की दी गई है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो आज जो ये इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों पहले से चल रही थी, लेकिन आज जिसका लोकार्पण और जिस प्रकार से हमको ये हस्तांतरण दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला रहा था और 21 वर्षों से ये मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए 1 सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी। तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान हम भी चाहते हैं और मैं आज धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहाँ पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को
प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारपुरी पहुंच गई है। गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करने के बाद आज बाबा केदार की उत्सव डोली धाम के लिए रवाना हुई थी। अब शुक्रवार 6 मई को सुबह 6:25 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। लगभग 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। ये माना जा रहा है कि कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम में पहुंच सकते हैं। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर इसकी घोषणा की है। माना जा रहा है कि 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के नामांकन को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुट गई है। हो सकता है कि नामांकन के समय बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करे। पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि कैलाश गहतोड़ी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा चंपावत उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जिस प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार से चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और सामने कोई प्रत्याशी टिकता दिख नहीं रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज टिहरी जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने हिंडोला खाल स्थित ग्रोथ सेंटर और कुंजापुरी क्लस्टर स्वायत्त सहकारिता आगर खाल का निरीक्षण किया। कुंजापुरी क्लस्टर में 8 ग्राम पंचायतों की 61 महिला समूह पंजीकृत है, जिनमें 347 महिलाएं स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रही है। इस मौके पर सूबे के मंत्री ने महिलाओं से उनके स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहाड़ों में खेती को विकसित करने के लिए चकबंदी की आवश्यकता है और सरकार इस ओर प्रयास भी करने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हम आत्मनिर्भर तब होंगे जब किसान मजबूत होगा, मातृशक्ति मजबूत होगी और दिशा में क्लस्टर के माध्यम से हमारी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी जानकारी मुझे मिली कि 350 से भी महिलाएं क्लस्टर के माध्यम से इस योजना से जुड़ी हैं और अपने उत्पादों को प्रोसेस करके मार्केट में ला रही हैं और उनकी आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन ही बन गई है। का क्लस्टर है, क्लस्टर यहाँ पर है, जिससे कि 65 के आसपास जो हमारे स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और बृहद स्तर पर अपने उत्पादों की पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम भी अपने ऐसे कृषि वाले दूसरे होते हैं, उसमें हमारी मदद जी के आगमन से बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारी इसमें 8 ग्राम संगठन जुड़ी हुई है, जिसमें 61 समूह है और 347 महिलाएं काम करती है। इस क्लस्टर में हम 7 महिलाएं यहाँ कार्य करती है। आज हमारे बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्री गणेश जोशी जी आ चुके हैं, जो हमारे आने वाले काम के लिए हमारे मार्गदर्शन भी वो कर रहे हैं, जो हमें अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम अपने क्लस्टर को कैसे चलाएं। आज यहाँ पे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का आगमन हुआ है और मैं यहाँ पे अपने जितने भी हमारे ब्लॉक के यहाँ पे अधिकारी लोग पहुँचे हैं, उनका सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जो यहाँ पे हमारे ग्रोथ सेंटर की बहन हैं, उनके कार्य से भी बहुत प्रशंसा हुई सबको। और मैं उनका ये सोचती हूँ कि उनके कार्य के ये हाल जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये इसी तरह से अपना कार्य करते रहें और इस कार्य से इन महिलाओं को भी रोजगार मिला है और उनका रोजगार भी काफी आगे बढ़ चुका है। देहरादून राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 2 पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने इवनिंग ऑफ लाइफ और माई मेमोरीज पुस्तकों का विमोचन किया। इन दोनों पुस्तकों को कर्नल SP मारवा और सुरेश मारवा द्वारा लिखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान जहां राज्यपाल ने लेखकों की हौसला अफजाई की, तो वहीं देशवासियों को 4 धाम यात्रा में उत्तराखंड आने की अपील भी की गई। किताब नहीं है, ये उनकी 11वीं किताब है और मिसेस मारवा की पहली किताब है।
मैं तो इनसे सबसे बड़ा सबक ये लेता हूँ कि हर एक वेटरन को अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं वो सबके साथ में शेयर करें, ताकि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर एक भारतीय को मालूम होना चाहिए कि एक जो फौजी होता है उसके विचार किस प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार से नेशन फर्स्ट अपना सोसाइटी और हर एक के लिए करने के लिए तत्पर रहता है। ये जो किताब है ये इसके अंदर में उनके जीवन के बहुत बारीक एक्सपीरियंस है और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये जो किताब की जो पब्लिशिंग किया है ब्रिगेडियर पीके बेन साहब ने किया है। और सबसे टचिंग बात क्या है कि हम चारों ही एक ही यूनिट से आते हैं। ये जो फौज के अंदर में यूनिट में आपस में एक परिवार की तरह एक इकट्ठे रहते हैं, उसका एक उदाहरण है। एक और सरकार शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। शहीदों के नाम पर स्कूल, गांव, घर के मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। सड़क का नाम रखा जा रहा है, मेमोरियल बनवाकर शहीदों को याद किया जा रहा है। वहीं चमोली जिले के थराली ब्लॉक के सुनाव गांव के एक पूर्व सैनिक अपने शहीद भाई को सम्मान दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल सुनाव गाँव के केशर सिंह भंडारी 15 सितम्बर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने वीर सैनिक के परिजनों को पत्र भेजकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक शहीद को कोई सम्मान नहीं मिल पाया है। शहीद केशर सिंह भंडारी के भाई ने बताया कि 2015 में उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गांव में शहीद सैनिक की स्मृति में मेमोरियल बनवाने और सुनाव स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर रखने की मांग की थी। यहाँ तक कि वो मेमोरियल के लिए अपने जमीन भी दान देने को तैयार है। बड़े भाई जो है 1963 की लड़ाई में 1963 में भर्ती हुए थे 8 डिवीजन में और 1965 में अविवाहित खत्म हो गए, जैसे भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए। उनके नाम से अभी तक ना मेमोरियल बना है ना कुछ हुआ है। मेरी मांग है कि वहाँ पर कुछ बनाया जाए या स्कूल का नाम शहीद के नाम से हो। हमारे ग्राम पंचायत सुनाव मल्ला के केसर सिंह भंडारी जी, जो कि सन 1963 में इंडियन भारतीय सेना में ज्वाइन हुए थे, जुड़े थे और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। और जब वो वीर गति को प्राप्त हुई तो उसके बाद आज तक, तब से आज तक हमारे मतलब उनकी शहादत को कोई भी नाम नहीं मिल पाया है। हमारी समस्त ग्राम पंचायत की यही मांग है भारत सरकार से कि उनकी वीर गति को, उनकी शहादत को व्यर्थ न जाने दें। उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में उनके नाम का कोई स्मारक बने या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत का राजकीय इंटर कॉलेज है या कोई अन्य विद्यालय है तो उसका नाम शहीद के नाम से दर्ज हो। केदारनाथ कपाट खुलने के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा रहेंगे केदारनाथ धाम में मौजूद। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे धाम में मौजूद। चंपावत में जीत और पार्टी की एकजुटता के लिए भगवान केदारनाथ से मांगे आशीर्वाद। इसके बाद वे बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर बद्रीनाथ भी पहुंचेंगे, जिसके बाद वे चंपावत उपचुनाव को लेकर चंपावत में डेरा डालेंगे। विधानसभा में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 4 मई से 11 मई के बीच प्रत्याशी अपना नामांकन करवाएंगे और 17 मई को नाम वापसी होनी है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई है। इन सब के बावजूद कांग्रेस दावा कर रही है कि वे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जल्द प्रत्याशी का नाम फाइनल हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री मथुरा जोशी ने बताया कि पार्टी ये देख रही है कि उसे प्रत्याशी बनाना चाहती है जिसके बीच आधार हो। उसमें पूर्व उम्मीदवार के साथ नया उम्मीदवार भी हो सकता है। आप देखिए कि जिस तरह से आनंद फानंद में ये उपचुनाव हो रहा है, आनंद फानंद नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी में ये चुनाव हो रहा है, तो हमारी पार्टी जो है इसमें बहुत सशक्त दावेदार जो है इसमें मैदान में उतारने जा रही है। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हाईकमान है, पूरा मंथन करके जो प्रबल दावेदार हैं उनमें से ऐसे सशक्त कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सीट से पराजित कर सके और उत्तराखंड में एक नया इतिहास रचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चंपावत चुनाव के बारे में एक कमेटी का गठन किया है। 3 पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किए हैं। उसमें अल्मोड़ा के वरिष्ठतम विधायक मनोज तिवारी जी हैं, नेता भुवन कापड़ी जी हैं और लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी हैं। तीनों व्यक्तियों ने आकर चंपावत में कार्यकर्ताओं से बात की है और हमारे सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों सबसे बातचीत की है
कांग्रेस पार्टी एक दिन के अंदर अंदर हम उम्मीदवार कौन होगा उसकी घोषणा भी कर देंगे। बद्रीनाथ का पाठ खुलने से पहले आज गाड़ो घड़ा कलश यात्रा चमोली पहुंची। ये गाड़ो घड़ा कलश यात्रा डिमर लक्ष्मी नारायण मंदिर से चलकर चमोली पहुंची। कलश यात्रा के चमोली पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। चमोली से ये गाड़ो घड़ा कलश यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर जोशीमठ पहुंचेगी। उसके बाद 7 मई को ये कलश यात्रा पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी और कपाट खुलने पर इस तिल के तेल से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाएगा। ये यात्रा हमारी जो तेल कलश यात्रा है, ये नरेंद्र नगर राजमहल से चलकर हमारे डिम्बर में इसका वो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में गर्भ में स्थापना हुई थी। और इसके बाद आज हमारा जो दूसरे चरण की यात्रा है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में आज रात्रि विश्राम होगा। सुबह नरसिंह भगवान के यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद रावल जी और सहित सभी देवी देवताओं के सहित हम यहाँ पे पांडुकेश्वर में योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में हमारा रात्रि निवास होगा। और उसके बाद 7 तारीख को नारद जी उत्सव मूर्ति हमारी और बेल गाड़ो घड़ा महामहिम रावल जी के साथ हम लोग बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। और 8 तारीख को सुबह 6:15 बजे पर कपाट खुलेंगे और ये गाड़ो घड़ा तेल कलश वहाँ पर हमारा स्थापित होगा। जो तेल कलश है ये तिलों का तेल होता है और ये भगवान का जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के बाद ये नित्य प्रयोग में लाया जाता है। नित्य अभिषेक के बाद भगवान का लेपन किया जाता है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में स्थानीय निवासियों ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले विद्युत विभाग पर कई सवाल खड़े किए हैं। इन लोगों का कहना है कि आंधी तूफान से बिजली के तारों पर पेड़ गिर रहे हैं और जिससे घंटों तक बिजली गायब हो रही है। विभाग विद्युत लाइन को ठीक करने में तेजी नहीं दिखा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्याओं से जनता परेशान है। आज आंधी तूफान के कारण बिजली के तारों के ऊपर पेड़ गिर गए और 3-4 घंटे लगातार इनको हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है कहीं भी बिजली के तारों को जो है सुदृढ़ करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो है विद्युत विभाग ने जो है सक्रियता नहीं दिखाई। लेकिन एक तरफ जो है सरकार और प्रशासन 4 धाम यात्रा के दावे कर रही है और बेहतर से बेहतर सुविधा देने की बात कर रही है, लेकिन जहाँ बिजली विभाग की सुस्त गति है वही जो है विद्युत कटौती भी जो है लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए 5-5, 6-6 घंटे जो है विद्युत आपूर्ति जो है बाधित हो रही है और सरकार के 24 घंटे बिजली देने के दावे जो है खोखले साबित होते जा रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रकाशित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे।